अभी तक जो हमने पढ़ा है चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, उसके पहले का थोड़ा रिकैप कर देते। 1915 में गांधी यहाँ पे आता है भारत के अंदर, 9 जनवरी 1915। इसी के दौरान अगर आप देखोगे बैकग्राउंड के अंदर जो दूसरी साइड वाला एरो के अदर साइड दिख रहा है वो आपका, यहाँ पे आपके मॉडरेट्स का जो थोड़ा बहुत रोल था, तिलक जेल से बाहर आए थे, होम रूल मूवमेंट के लिए थोड़ा बहुत आगाज हो रहा था। 1917 में जब चंपारण यहाँ पे गांधी कंटिन्यू कराएंगे उसको, तो होम रूल मूवमेंट ऑलरेडी आपकी पीक के ऊपर था। सेकेंडली यहाँ पे अहमदाबाद एंड खेड़ा होता है 1918 के अंदर, तो यहाँ पे वो भी देखने को मिला गया कि होम रूल मूवमेंट अपने हिसाब से कंटिन्यू हो रहा था और 1918-19 तक आते आते जब मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स पास किए जाते हैं सरकार के द्वारा, उसके बाद होम रूल मूवमेंट भी खत्म होता है। इसके बाद हमने देखा कि किस तरह से जो गांधीयन फेज था वो किस तरह से डेवलप हुआ। अब उसी को ही आगे कंटिन्यू करते हैं और 1919 तक के समय तक आ जाते हैं। अभी देखो हम लोग क्रोनोलॉजिकली जा रहे हैं, आशा रखता हूँ कि आप मुझे फॉलो कर पा रहे होंगे कि किस तरह से डेवलपमेंट ग्रेजुअल मेन ईयर्स हम लोग देख रहे हैं कि गांधी कहाँ से आए, किस तरह से डेवलपमेंट हुआ और मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स भी किस तरह से आगे चलते हैं। अब देखिएगा कि रॉलेट एक्ट नाम का जो एक्ट है उसको ब्लैक एक्ट भी बोला जाता है इंडियन हिस्ट्री के अंदर, उसकी शुरुआत कैसे हुई थी और उसका बैकग्राउंड क्या था। अगर आप देखोगे कि इन दिस बैकग्राउंड सरकार ने अपनी कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी के तहत सब लोग को गाजर खिला दिया, हमारे जितने भी मॉडरेट्स थे, और सबको बोला कि मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स आ रहे हैं, आप आंदोलन बंद कर दीजिए। सेकेंडली जो प्रोटेस्टर्स ये आंदोलन बंद नहीं कर रहे थे उनको किस तरह से काबू में लिया जाए, उसी के बैकग्राउंड के तहत यहाँ पे सरकार अपनी जो स्टिक पॉलिसी है, स्टिक पॉलिसी के तहत अपना नया एक्ट लाएगी जिसे कहा जाता था रॉलेट एक्ट। मार्च 1919 के अंदर सरकार कानून पास करती है और उसी को ही बोला जाता है रॉलेट एक्ट। अब याद रखेगा कि ब्रिटिशर्स बिलीव्ड इन दिस रूल ऑफ लॉ, विधि के द्वारा शासन होना चाहिए, कानून का राज चलेगा यहाँ पे, कानून के सिवा किसी और का नहीं चलेगा। अब देखिएगा कि कानून के अंदर लिखा हो कि अगर आपको किसी को थप्पड़ मारना हो, 5 उंगली से थप्पड़ मारना है कान पट्टी के 2 इंच नीचे से। अगर कोई आदमी जो अथॉरिटी से, जो एग्जीक्यूटिव से आपको 4 उंगली के ऊपर से थप्पड़ मार दे और कान पट्टी के 1 इंच नीचे मार दे, तो आप कोर्ट के अंदर जा सकते हो और बोल सकते हो कि माय लॉर्ड, माय फंडामेंटल राइट्स और दी रूल ऑफ लॉ हैज बीन वायलेटेड। जज पूछेगा आपको कि भाई साहब ऐसा क्या हो गया कि आप बोल रहे हो कि रूल ऑफ लॉ को वायलेट किया गया है, तो आप बोल सकते हो कि जज साहब यहाँ पे कानून के अंदर प्राविधान ऐसा था कि 5 उंगली के ऊपर से कान पट्टी के 2 इंच नीचे ही लगना चाहिए, इसने तो 4 उंगली से मुझे मारा है और उसमें भी कान पट्टी के 1 इंच नीचे के ऊपर से मारा है। ओके, तो ये पूरी की पूरी शासन है और जज आपको बोल भी सकता है कि भाई इसको पनिशमेंट वापस दे दो, इसको फिर से 5 उंगली से चाटा मारो, और उनको भी थोड़ी बहुत सजा मिल सकती है। कहने की बात ये थी कि ब्रिटिशर्स जो भी करते थे ना वो कानून की बदौलत करते थे। जैसे आप पुराने टाइम के क्लासेस याद करिएगा, जैसे मैंने न्यूज़पेपर डेवलपमेंट पढ़ाया, न्यूज़पेपर डेवलपमेंट के अंदर भी यही एक चीज चल रहा था और वही बैकग्राउंड के लिए जब सेंसरशिप एक्ट 1799 की जब शुरू करते हैं, 1878 तक आते आते एक और एक्ट पास किया जाता है जिसका नाम था वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट। वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट के अंदर भी यही था, अगर वो उनको मन में आता तो वो एक झटके के अंदर ये जितनी भी वर्नैक्युलर प्रेस थी उनको बंद करा देते, पर उन्होंने नहीं किया, बोले पहले कानून पास करेंगे। इसी के बैकग्राउंड के अंदर मार्च 1919 में भी बोले पहले कानून पास करोगे, और ये कानून इतना ड्रैकोनियन था, इतना वो है ना कि खून चूसने वाला था भारत के लोगों का, तो तुरंत ही इसको लेके प्रोटेस्ट शुरू होता है और इसी के बैकग्राउंड के अंदर रॉलेट सत्याग्रह भी होगा। अब याद रखेगा कि मार्च 1919 का समय है, आपके ऑलरेडी मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स बैकग्राउंड के अंदर आ चुके होते हैं और सरकार रॉलेट एक्ट पास करती है। रॉलेट एक्ट के अंदर ये चीज बता दी दैट द गवर्नमेंट वाज ऑथोराइज्ड टू इम्प्रिजन एनी पर्सन विदाउट ट्रायल एंड कन्विक्शन इन कोर्ट ऑफ लॉ। मतलब सरकार को मन में आया ना, जनरली कैसा है आज की तारीख में कोर्ट ऑफ लॉ क्या बताता है आपका कि भाई साहब आपको कोई अरेस्ट करता है तो विद इन 24 आवर्स, विद इन द डिटेंशन टाइम ऑफ 24 आवर्स, एक्सेप्ट कि आपको ऐसे कोई कानून के अंदर अरेस्ट नहीं किया गया है, नॉर्मल आईपीसी सीआरपीसी के सेक्शंस लगाए गए हैं, तो आपको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है और मजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा कि इसको जुडिशियल कस्टडी दे या पुलिस कस्टडी। जुडिशियल कस्टडी मतलब अल्टीमेटली जो जुडिशरी के तहत की जो जेल से उसके थ्रू चले जाओगे, पुलिस कस्टडी, पुलिस आपको रिमांड के अंदर लेगी और आपके साथ जो इन्वेस्टिगेशन, उनको जो भी ऑब्जेक्टिव्स होंगे, उनके जो मोटिव्स होंगे वो ढूंढने की कोशिश करेगी। उसके ऊपर ना जाते हुए यहाँ पे हम लोग फोकस करेंगे कि सरकार ने क्या किया कि यहाँ पे विदाउट एनी जुडिशियल और पुलिस कस्टडी प्रोसेस मजिस्ट्रेट के सामने खड़ा भी नहीं रहना है और तुरंत ही एक झटके के अंदर इन्होंने कानून पास के अंदर ये लिख दिया कि कोई भी इंडियन जो प्रोटेस्ट करेगा उसको हम लोग तुरंत ही अरेस्ट कर देंगे विदाउट एनी ट्रायल।
कोर्ट कन्विक्ट करे कि ना करे, ही इज अक्यूज फॉर अस। व्हेन दिस थिंग वाज प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ द इंडियन पीपल, तो भारत के लोगों को लगा हमारी सिविल लिबर्टी चली गई है। तो ब्लैक बिल नंबर 1 पास इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर ये पास होता है तो बवाल मच जाता है। एंड एज अ रिजल्ट व्हेन दिस बिल वाज पास, यू विल सी द इंडियन रिस्पॉन्स वाज गेटिंग स्ट्रॉन्गर। अब देखिएगा कि इसके पहले अंग्रेजों ने बहुत सारे ऊटपटांग कानून बनाए थे, जैसे वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट बनाया, तो उसमें हमने प्रोटेस्ट किस फॉर्म में किया था, रोज रास्ते पे उतरे थे कि चलो 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 आपने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पास कर दिया है, हम आपके न्यूज़पेपर्स नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग के पास वो पॉलिटिकल डेवलपमेंट या पॉलिटिकल जो स्ट्रेंथनिंग था ना वो नहीं हुआ था। बट दिस टाइम वो समवेयर अराउंड 1919, यहाँ पे इतने सारे आंदोलन हो चुके हैं, कांग्रेस बन चुकी है, कांग्रेस बनने के बाद 30 साल हो चुके हैं, लीडर्स आ चुके हैं, गांधी आ चुका है, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इंडियन रिस्पांस एक ही झटके के अंदर तुरंत ही गांधी ये चीज़ को पकड़ते हैं कि भाई साहब ये तो फिर से मेरे लिए मसाला आ गया है प्रोटेस्ट करने का। अभी चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा हुआ था, वो बहुत ही स्पेसिफिक था, बट ये तो ऑल इंडिया इशू बन सकता है। तुरंत ही गांधी ये इशू को पकड़ते हैं और बोलते हैं कि आई एम कॉलिंग फॉर अ नेशन वाइड प्रोटेस्ट, और बोल दिया जाता है कि हम इसका सत्याग्रह करेंगे। देखिएगा कि गांधी नेवर जॉइंड द होम रूल मूवमेंट, बट he tried to take the help of the volunteers of the home rule movement. होम रूल आंदोलन के अंदर जितने भी कार्यकर्ता थे उनकी मदद गांधी मांगते हैं कि मुझे रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में मुझे सत्याग्रह करना है, प्लीज हेल्प मी इन प्रोपोगेटिंग माय आइडियोलॉजी एंड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ओके, सो एज अ रिजल्ट व्हेन द इंडियन रिस्पॉन्स स्टार्टेड और गांधी यहाँ होम रूल मूवमेंट के जितने भी लीडर्स थे और उनके कार्यकर्ता थे, उनके मेंबर्स थे, उनकी मदद लेते हैं तो फॉर्म्स ऑफ प्रोटेस्ट कैसे रहे। एज यूजुअल हड़ताल होती है, फास्टिंग होगा, प्रेयर देखी जाएगी, सिविल डिसोबीडियंस की तरफ थोड़ा बहुत लेके जाएंगे, और धीरे 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 लोगों के अंदर जो डर था ना कोर्ट का, बोले कोर्ट कचहरी का है ना कि कोर्ट कचहरी के चक्कर बढ़ जाएंगे या सारी जिंदगी जेल में चलते रहेंगे, वो पूरी की पूरी थॉट उनकी चली गई थी। क्योंकि वो गांधी ने बता दिया था, बोले वो जेल थोड़ी है, हमारा घर है। किसने बनाया? हमने थोड़ी जेल बनाया था, वो तो अंग्रेजों ने बनाया है। सो एसेंशियली कोर्टिंग अरेस्ट एंड इम्प्रिजनमेंट वाज वेरी मच अ ट्रिवियल इशू फॉर इंडियन पीपल। जो जेल का जो डर था ना कि भाई सोशल बॉयकॉट हो जाएगा, ये हो जाएगा, बट आज की तारीख में क्या है, भाई गांधी खुद जेल जाके आए थे। ओके, तो ये पूरी की पूरी आइडियोलॉजी लोगों के सामने पेश करने की कोशिश की जा रही थी, और गांधी ने बता दिया कि 6 अप्रैल 1919 से हम लोग यहाँ की सत्याग्रह शुरू करेंगे। अब बेट मैंने आपको लिखा है कि द सत्याग्रह वाज टू बी लॉन्च ऑन 6 अप्रैल 1919, बट बैकग्राउंड के अंदर एक हादसा ऐसा हो गया जिसके अंदर से पूरा का पूरा डेवलपमेंट होता है। ओके, बाय 6 अप्रैल 1919 दी गांधी डिसाइडेड कि हम लोग सत्याग्रह शुरू करेंगे, बट एज अ रिजल्ट ऑफ दिस थिंग देयर वाज लार्ज स्केल वायलेंस एंड एंटी ब्रिटिश डेमोन्स्ट्रेशंस इन कलकत्ता, बॉम्बे, दिल्ली, अहमदाबाद, एंड द सिचुएशन बिकेम वेरी मच टेंस। तो बहुत सारे एरियाज के अंदर आर्मी बुलानी पड़ती है। एज अ रिजल्ट व्हेन द प्रोटेस्ट अगेन कंटिन्यूड विद रिस्पेक्ट टू दिस रॉलेट एक्ट, तो वहां पे ही एक घटना बन जाती है जिसे हम लोग कहते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड और द जलियांवाला बाग मैसेकर। अब देखिएगा कि जलियांवाला बाग, अगर आपको पता होगा कि 13 अप्रैल 1919 का दिन था, बैसाखी का दिन था, और उस दिन पंजाबी न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। फिर से इंडियन आर्ट एंड कल्चर के मेन आपके जो ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स है उसके अंदर आते हैं। ओके, जैसे बैसाखी फेस्टिवल यहाँ पे होता है, नीचे पोंगल होगा साउथ के अंदर, ईस्ट के अंदर पॉयला बैसाख होगा बंगाल के अंदर, असम में जाओगे तो उसी दिन, उसी के इर्द गिर्द आजू बाजू वाले दिन ये लोग एसेंशियली बिहू सेलिब्रेट करते हैं। ओके, तो आपके हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, हार्वेस्टिंग फेस्टिवल के दौरान ये पूरी की पूरी घटना होती है। फिर से पंजाब के अंदर आ जाता हूँ और जलियांवाला बाग के अंदर ये जो मैसेकर हुआ, जो हत्याकांड हुआ, उसकी बात करते हैं। द डे वाज 13 अप्रैल 1919, तारीख याद रखिएगा। इट वाज अ डे ऑफ बैसाखी व्हेन few thousand unarmed people they came together to protest against the arrest of their two leaders, Dr. Saifuddin Kichlu and Dr. Satyapal, against the discriminatory laws which was imposed on them. वो था आपका रॉलेट एक्ट। सैफुद्दीन किचलू और आपके यहाँ पे दूसरे एक जेंटलमैन थे सत्यपाल, उन दोनों को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पकड़ लिया था रॉलेट एक्ट के विरुद्ध, उसका सहारा लेके, और इसी के चक्कर के अंदर ये ग्राउंड था पंजाब के अंदर जलियांवाला बाग के अंदर, और ये लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए थे। इसी के बैकग्राउंड के अंदर आप देखोगे कि यहाँ पे एक ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर था जनरल डॉयर, वो वहाँ पे ये ग्राउंड के ऊपर पहुँचता है, एंड हमारे जो निहत्थे थे बेचारे खाली लोग बैठे हुए थे, वो खाली सत्याग्रह की फॉर्म की तरह यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। उसने एकमात्र जहाँ सा ओपनिंग था वहाँ पे अपनी आर्मी को भेजा, साथों साथ 2-3 लाइट मशीन मैन्स को भेज दिया और वहाँ पे इनडिस्क्रिमिनेटरी फायर कर दी।
As a result of this thing, almost 1500 Indians died at Jallianwala Bagh. Unofficial sources बोलते हैं कि 3000 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं. As usual, यहाँ पे भी जनरल डॉयर को जब बरी कर दिया जाता है उसके बाद एक कमिटी बनती है हंटर कमीशन के अंदर उसको निर्दोष जाहिर किया जाता है. ओके, सो दिस इज सीन ऑफ गांधी मूवी जहाँ पे ये जनरल डॉयर है, ये बीच में टोपी वाले इंसान जो खड़े हैं और वो अपने सिपाहियों को ऑर्डर देते हुए कि आपको किस तरह से गोली मारनी है. ओके, दिस इंसिडेंट वाज फॉलोड बाय अनसिविलाइज्ड ब्रुटलिटीज ऑन द इनहेबिटेंट्स ऑफ अमृतसर एंड एज अ रिजल्ट, as a mark of protest, when this thing went beyond the limit and the scope कि आप इतनी बर्बरता से भारत के लोगों को मार रहे हो, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि रविंद्रनाथ टैगोर रिनाउंस हिज नाइटहुड. जैसे आप एनी बेसेंट के दौरान याद करिएगा, जब एनी बेसेंट को अरेस्ट किया गया और जब प्रोटेस्ट हुए तो उस टाइम पे एक जेंटलमैन थे, उन्होंने भी अपनी सर की खिताब जो थी, सर का जो टाइटल था वो वापस दे देते हैं. यहाँ पे भी रविंद्रनाथ टैगोर अपना सर का टाइटल वापस दे देंगे. एंड ड्यू टू दिस लार्ज स्केल वायलेंस, गांधी डिसाइडेड कि यार ये वायलेंस बहुत हो गया है, आई कैन नॉट कंटिन्यू विद दिस सत्याग्रह एंड मूवमेंट एंड आई एम स्टॉपिंग दिस मूवमेंट. और 18 अप्रैल 1919 के दिन आपको जानने को मिलेगा कि गांधी ने पूरा का पूरा जो रॉलेट सत्याग्रह था उसको खत्म कर दिया. So this was one of the first time when Gandhi got some kind of setback during his movement. क्योंकि यहाँ पे शुरू कर रहे थे बट इतनी हिंसा हो गई, इतने नेशन वाइड प्रोटेस्ट हुए एंड एज अ रिजल्ट ही ट्राइज टू स्टॉप दिस मूवमेंट. दिस इज जलियांवाला बाग. ओके, यहाँ पे पूरी की पूरी समाधि स्थल है. एंड फाइनली वही है आपकी बिल्ली वाली जो चर्चा चलती रहती है कि जैसे जस्टिन ट्रूडो फिर से आके उन्होंने अपोलोजाइज किया, तो डेविड कैमरून बिकेम द फर्स्ट मिनिस्टर टू गो टू दिस प्लेस इन जलियांवाला बाग एंड उन्होंने वहाँ पे ही लेड दी फ्लावर्स फॉर दिस. ओके भाई हमने गलती कर दी, हम लोग को ये मारना नहीं चाहिए. चलो कोई बात नहीं, 100 साल के बाद तो 100 साल के बाद ये लोग माफ़ी मांग रहे हैं, देखते हैं किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ती है. ओके, अभी तक हमने देखा है वो है गांधी इंडिया के अंदर अराइव कर रहे हैं. चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स, रॉलेट सत्याग्रह. और रॉलेट सत्याग्रह के साथ साथ बैकग्राउंड के अंदर जब अराइवल इन इंडिया हुआ तो आपके मॉडरेट्स चल रहे थे, होम रूल मूवमेंट चल रहा था, होम रूल मूवमेंट खत्म हो गया था, मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स आ गए थे. फाइनली 1920 के आसपास एक और नया आंदोलन शुरू होता है जिसे हम लोग पढ़ते हैं खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की तौर के ऊपर. अब देखिएगा कि इंडिया 1919 का जो इंडिया था वो कुछ अलग था. द इंडिया इन 1919 जो इन बिटवीन वाला पीरियड था जब रॉलेट सत्याग्रह इन्होंने गांधी ने वापस खींच दिया था, ही विड्रॉ दिस मूवमेंट, द पीपल ऑफ इंडिया वर गेटिंग रेस्टलेस. क्यों भारत के लोग 1919 तक आते आते इतने भड़क गए थे, बात के ऊपर उनको लगता था कि अंग्रेजों को हमको यहाँ से हटा देना चाहिए. व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट? अगर आप याद करोगे कि पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1918 के अंदर, और इसके कारण जब वॉर होता है तो क्या होगा, आपकी प्राइसेस बढ़ेगी, है ना, कि ये दाल बाल के भाव 2-2 हज़ार रुपये किलो चले जाएंगे, पेट्रोल 600 रुपये लीटर चला जाएगा. अगर ऐसी हालत होगी तो क्या होगा, लोग रास्ते के ऊपर आएंगे. एंड पीपल वर गेटिंग रेस्टलेस ड्यू टू दिस एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. उसने बहुत ही तबाही मचा दी थी. सेकेंडली, बैकग्राउंड के अंदर आप देखिएगा कि रॉल अटैक, जलियांवाला बाग की जो बड़ी बड़ी हत्याएं हो गई, घटनाकांड हो गया, उसको लेके भी अंग्रेज सरकार ने ज़्यादा तवज्जो नहीं दी है भारत के लोगों की जो भी ग्रीवेंसेस था. एंड एज अ रिजल्ट यो आपकी मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स भी थी जो डायरकी लेके आया था. वो डायरकी में भी क्या हो रहा था, जो भी कंट्रोल था वो कंट्रोल किसके पास था, वो कंट्रोल आपके गवर्नर जनरल के पास था या गवर्नर ऑफ द स्टेट के पास था. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस थिंग गांधी को लगता है कि मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा. एंड इन दिस बैकग्राउंड ही रियलाइजेस वन थिंग कि 1916 तक आते आते अगर आप देखोगे कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक पॉलिटिकल एक्शन की तौर के ऊपर एस्टेब्लिश हो चुके हैं. ओके, लखनऊ पैक्ट हो चुका था, हिंदू मुस्लिम यूनिटी धीरे धीरे थोड़ी बहुत बढ़ रही थी. आपके यंग नेशनलिस्ट मुस्लिम्स जो है वो भी यहाँ पे इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर भाग ले रहे थे. और ये बैकग्राउंड के अंदर एक इशू उभर के आ रहा था जिसे कहा जाता है खिलाफत इश्यू.